हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव बिलीवर में आपका स्वागत है। आज हम इब्न बतूता की यात्रा के बारे में अपनी बात जारी रखेंगे। हम उनकी वापसी यात्रा और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज भी यात्रियों के लिए एक प्रेरणा है। यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा है, तो आप इस यात्रा के पिछले भाग को देखने के लिए ऊपर दाईं ओर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इब्न बतूता की वापसी यात्रा ने उनकी असाधारण यात्राओं के समापन चरण को चिन्हित किया, जो 3 दशकों तक फैली और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विशाल विस्तार को कवर करती थी। जैसे ही वह मोरक्को वापस गए, उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, परिचित क्षेत्रों पर फिर से विचार किया और उन परिवर्तनकारी अनुभवों पर विचार किया जिन्होंने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया था। अपनी खोज के चरम पर पहुंचने के बाद इब्न बतूता ने 1346 के आसपास अपनी वापसी यात्रा शुरू की। हालांकि घर वापसी अभियान चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन इसने उन्हें उन स्थानों पर फिर से जाने का अवसर प्रदान किया जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, जो उनकी प्रारंभिक यात्रा के बाद हुए परिवर्तनों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते थे। वापसी का मार्ग उन्हें उन कुछ क्षेत्रों के माध्यम से ले गया जिन्हें उन्होंने बाहरी यात्रा के दौरान खोजा था। मंगोल आक्रमणों के मद्देनजर राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्षों के कारण मध्य एशिया और मध्य पूर्व के माध्यम से उनकी यात्राएं विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी। जैसे ही वह इन उथल-पुथल भरे क्षेत्रों से गुजरते थे, इब्न बतूता ने उन परिदृश्यों पर राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभावों को देखा जो उन्होंने एक बार पार किए थे। उनकी वापसी यात्रा का एक उल्लेखनीय पहलू उन क्षेत्रों पर राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव था जिन्हें उन्होंने पार किया था। उन्हें बदलते गठबंधनों, शासकों के उदय और पतन और युद्ध के परिणामों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने 14वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक परिदृश्य की गतिशील प्रकृति को रेखांकित किया और भूराजनीतिक ताकतों के बारे में उनकी समझ को समृद्ध किया। भारत की यात्रा करते हुए, एक ऐसी भूमि जिसने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान उन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप की विकसित राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को देखा। भारतीय समाज के जीवन चित्रों में परिवर्तन हुए थे और उनकी वापसी ने उन्हें इन परिवर्तनों का विस्तार से पता लगाने की अनुमति दी। दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से नेविगेट करते हुए, इब्न बतूता ने इस क्षेत्र को जोड़ने वाले समृद्ध समुद्री व्यापार मार्गों का सामना किया। सुमात्रा और जावा जैसे स्थानों में आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में उनकी टिप्पणियों ने विविध समाजों के परस्पर जुड़ाव की उनकी समझ में एक और परत जोड़ दी। वापसी यात्रा की चुनौतियां भूराजनीतिक बदलावों तक सीमित नहीं थी। इब्न बतूता को वित्तीय कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं सहित व्यक्तिगत क्लेशों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन प्रतिकूलताओं ने उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने और उस व्यापक परिपथ को पूरा करने से नहीं रोका जो उन्हें ज्ञात दुनिया में ले गया था। मोरक्को पहुंचने पर इब्न बतूता ने खुद को एक बहुत ही बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में पाया। मरीनिड राजवंश, जिसके संरक्षण में वह शुरू में अपनी यात्राओं पर निकला था, परिवर्तनों से गुजरा था। परिवर्तनों के बावजूद इब्न बतूता की अपनी मातृभूमि में वापसी एक विजयी घर वापसी थी। उनके अनुभव, जो अब द रहला के पृष्ठों में समाहित है, ने उन्हें एक अनुभवी यात्री और एक कथाकार में बदल दिया था, जिनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करेंगी। इब्न बतूता की वापसी यात्रा चुनौतियों से भरी हुई थी, लेकिन इसने अन्वेषण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समर्पित जीवन की पराकाष्ठा के रूप में कार्य किया। उनके लेखन ने न केवल मध्ययुगीन दुनिया के भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्यों का दस्तावेजीकरण किया, बल्कि विविध सभ्यताओं में मानव अनुभव की गहरी समझ में भी योगदान दिया। इब्न बतूता की वापसी केवल एक भौतिक घर वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो समय के साथ प्रतिध्वनित होती रही, जिसने अन्वेषण और साहित्य के इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी। दोस्तों, इब्न बतूता का जीवन जिज्ञासा, बौद्धिक अन्वेषण और अंतरसांस्कृतिक जुड़ाव की भावना का उदाहरण है। द रहला में वर्णित उनकी यात्राएं मध्ययुगीन दुनिया के परस्पर जुड़ाव का एक वसीयतनामा बनी हुई हैं और विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती हैं, जो मानव अनुभव की विविधता की एक कालातीत झलक पेश करती हैं।